नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपका हेल्थ अच्छा होगा और आप सभी लोग अच्छे से अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं आज आप सभी लोगों के सामने आई हूँ एक नए टॉपिक के साथ और वो टॉपिक आज ही हम ख़त्म करेंगे। और हमारा टॉपिक क्या है? संघ लोक सेवा आयोग। जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस से किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, वह सभी मेरे वीडियो को देख सकते हैं और अपनी तैयारी और भी अच्छी कर सकते हैं। और आज हमारा देखिए टॉपिक क्या है? संघ लोक सेवा आयोग है आज हमारा टॉपिक। और हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं वह सभी घटना चक्र की बुक से हैं। जितने भी प्रश्न संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित बन सकते हैं वह सभी मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। और यहाँ देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि संविधान का अनुच्छेद जो यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसा आर्टिकल है या अनुच्छेद कह लीजिए जो यूपीएससी होता है आपका ना, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो सदस्य होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको हटाने के बारे में विवरण देता हो। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 323, दूसरा है 325, तीसरा है 317 और चौथा है 319। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या है बच्चों? आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, बिल्कुल करेक्ट है। 370 ही वह अनुच्छेद है या आर्टिकल कह लीजिए जो कि आपके यूपीएससी के सदस्यों को हटाने के बारे में विवरण देता है। यहाँ देखिए अब आपके पहले प्रश्न की इधर व्याख्या दी गई है। व्याख्या इसलिए मैं आपको बताती हूँ जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इसमें क्या दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान है। किस अनुच्छेद के तहत लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 370 के तहत। यहाँ से आपका एक ऊपर प्रश्न बना था जिसका उत्तर यह है। इसके अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। तो इसमें क्या दिया गया है कि कैसे हटाया जाएगा? जब लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष भी होते हैं ना, या फिर उसके अन्य सदस्य को सिर्फ कदाचार के आधार पर, कौन, हमारे जो है देश के जो राष्ट्रपति हैं के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा। जो उच्चतम न्यायालय आपका होता है, सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर, जो सुप्रीम कोर्ट है उसको कौन देगा निर्देश? राष्ट्रपति। तो उस न्यायालय द्वारा, जो आपका न्यायालय होगा, द्वारा किस अनुच्छेद के अधीन? अनुच्छेद 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने के लिए जो निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच जब कर ली जाएगी तो जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो, यह इस व्याख्या में दिया गया है। यहाँ तक कुल मिला जुला कर यह कहना है कि अगर किसी को लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? अनुच्छेद 317 में सी में जो है इसका वर्णन किया गया है। यहाँ देखिए आपका दूसरा प्रश्न आ गया। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों कि संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? तो जो आपका संघ लोक सेवा आयोग है यानी यूपीएससी कह लीजिए, उसका प्रधान कौन होता है? यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है एक राष्ट्रपति, दूसरा एक अध्यक्ष, तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश और चौथा है मंत्रिमंडल का एक मंत्री। तो संघ लोक सेवा आयोग का प्रधान कौन होता है? वह होता है एक अध्यक्ष। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक अध्यक्ष आपका संघ लोक सेवा आयोग का क्या होता है? प्रधान होता है। अभी ऊपर की व्याख्या में भी मैंने आपको बताया था। आइए चलिए प्रश्न नंबर 2 की व्याख्या को देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आए। प्रश्न नंबर 2 की व्याख्या क्या कह रही है कि संघ लोक सेवा आयोग भारत के संविधान, कौन से, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। तो आपकी अगर आपसे कभी पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग कैसी निकाय है और 4 ऑप्शन दे दिए जाएँ तो आप बताइएगा कि यह एक कैसी संवैधानिक निकाय है जो भारत सरकार की लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। तो जो भारत की सरकार होती है, तो जो लोक सेवा के अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए परीक्षाओं का जो संचालन कौन कराता है? आपके संघ लोक सेवा आयोग कराता है यानी यूपीएससी कराता है। संघ लोक सेवा आयोग में क्या होते हैं? एक अध्यक्ष तथा 10 सदस्य होते हैं।
अगर कभी आपसे यह प्रश्न बने, यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि संघ लोक सेवा में कितने सदस्य और कितने अध्यक्ष होते हैं, तो आप बताइएगा। संघ लोक सेवा आयोग में एक जो है आपका क्या होता है, अध्यक्ष होता है तथा उसके 10 सदस्य होते हैं। कितने? 10 सदस्य होते हैं। आयोग का प्रधान अध्यक्ष होता है और जो आयोग का प्रधान होता है संघ लोक सेवा आयोग का, वही क्या होता है, अध्यक्ष होता है। 5 अप्रैल 2022 से संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी हैं। उनका कार्यकाल 27 जून 2023 तक है। तो इसमें क्या दिया है कि 5 अप्रैल 2022 से संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है आपके? तो वर्तमान अध्यक्ष आपके संघ लोक सेवा आयोग यानी कह लीजिए यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है और उनका कार्यकाल कब तक है? 27 जून 2023 तक है। और अभी भी आपके जो है मनोज सोनी ही अभी भी आपके कौन है? यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। अब अभी तक वह संघ लोक सेवा के वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर मनोज सोनी। आइए चलते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न पर। हमारा तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? जो यूपीएससी के मेंबर्स होते हैं वह कब तक जो है जो उनका पद है उस पर बने रह सकते हैं, वह आपको बताना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला 65 वर्ष की आयु तक, दूसरा 62 वर्ष की आयु तक, तीसरा 60 वर्ष की आयु तक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 65 वर्ष की आयु तक। कितने? 65 वर्ष की आयु तक संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या कह रही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316(2) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या तो 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी इनमें से पहले वो अपना पद धारण करेगा। तो जो संघ लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होंगे यानी जो यूपीएससी के मेंबर्स होंगे वह 6 वर्ष तक अपने पद पर बने रह सकते हैं या फिर 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी इनमें से पहले हो अपना पद धारण करेगा। यहाँ देखिए आपका चौथा प्रश्न आ गया है। चौथा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। अभी मैंने आपको ऊपर की व्याख्या में बताया ना कि यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। और यहाँ आपके देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 3 वर्ष, दूसरा है 4 वर्ष, तीसरा है 5 वर्ष और चौथा है 6 वर्ष। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। 6 वर्ष बिल्कुल करेक्ट है। इसके अंतर्गत ही जो है यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का। आइए चलिए हम अपने 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न क्या है? संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो जो आपके यूपीएससी के सदस्य हैं, मेंबर्स हैं या कह लीजिए संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है वह आपको बताना है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरा है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, तीसरा है गृह मंत्री द्वारा और चौथा है राष्ट्रपति द्वारा। तो संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। जो यूपीएससी के आपके सदस्य होते हैं संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अनुच्छेद 316(6) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो यहाँ देखिए, अगर कभी आपसे पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है, यहाँ से एक प्रश्न अगर बनता है फ्यूचर में तो आप बताइएगा अनुच्छेद 316(1) के तहत होता है। किनके द्वारा नियुक्ति की जाती है, या ऊपर पूछा था ना, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। अध्यक्ष भी संघ लोक सेवा आयोग के और साथ ही साथ उसके अन्य सदस्यों की। यूपीएससी में कितने अध्यक्ष होते हैं? 1 होते हैं। और अन्य सदस्य कितने होते हैं? 10 होते हैं। यह भी याद रखिएगा आप। आयोग के किसी भी सदस्य की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के उपरांत अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। जब जो है आयोग का सदस्य जो है उसकी नियुक्ति हो जाए तो उसके बाद कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसकी सेवा शर्तों में। यहाँ देखिए आपका छठा प्रश्न आ गया। छठा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि
संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? वही प्रश्न दोबारा पूछ रहा है, मैंने आपको ऊपर बताया भी इसका आंसर, और 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला है प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरा है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष द्वारा, तीसरा है गृह मंत्री द्वारा और चौथा है राष्ट्रपति द्वारा। तो आप सभी लोगों को पता है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है डी, राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 316(1) के तहत बच्चों उसके अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के और अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ देखिए उसकी व्याख्या दी गई है। व्याख्या आपके लिए मैं आपको समझाती हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए लोक सेवा आयोग होगा। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और राज्य के लिए, प्रत्येक राज्य के लिए भी एक लोक सेवा आयोग होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप बताएंगे अनुच्छेद 315 के तहत यह प्रावधान किया गया है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 316(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और तथा सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा। पहला प्रश्न तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ लोक सेवा या संयुक्त लोक सेवा यूपीएससी के अध्यक्ष और उसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? तो आप बताएंगे 316 अनुच्छेद के तहत। किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। यहाँ तक आपको समझ आया। फिर जो राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल द्वारा। जो उस राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा जो है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। यहाँ देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं। पहला पॉइंट आपका क्या है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राज्यपाल नियुक्त करता है, किंतु उनको राष्ट्रपति के आदेश से उनके पद से हटाया जाता है। यहाँ पर देखिए एक और बात है कि जो राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं तो उनमें जो राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं और उसके सदस्य होते हैं, भले उनको जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन अगर उनके पद से हटाना हो तो राष्ट्रपति के आदेश से ही उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। किनको? राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को। फिर यहाँ देखिए आपका दूसरा पॉइंट क्या है, 2 या अधिक राज्य एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग रख सकते हैं और संसद उनकी प्रार्थना पर संयुक्त आयोग की स्थापना कर सकती है। अब अगर एक से अधिक राज्य का सिर्फ एक ही संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग भी वह रख सकते हैं। अगर 2 राज्य जो है संसद से यह प्रार्थना करते हैं तो संसद उनकी प्रार्थना पर जो है संयुक्त आयोग की स्थापना कर सकती है। यहाँ देखिए आपका लास्ट पॉइंट क्या बोल रहा है कि यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ के लोक सेवा आयोग से राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करने की प्रार्थना करे तो राष्ट्रपति के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। मान लीजिए अगर किसी स्टेट यानी राज्य का राज्यपाल है तो जो हर राज्य का अलग लोक सेवा आयोग है, संघ का अपना एक खुद का लोक सेवा आयोग है, तो अगर वह उस राज्य का राज्यपाल संघ के लोक सेवा आयोग से राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य करने की प्रार्थना करे तो राष्ट्रपति के अनुमोदन पर, किनके? राष्ट्रपति के अनुमोदन से जो संघ लोक सेवा आयोग है राज्यों के लिए भी कार्य कर सकता है। किसके अनुमोदन पर? राष्ट्रपति के अनुमोदन से। यहाँ देखिए हम अपने 7वें प्रश्न पर आ गए। हमारा 7वां प्रश्न क्या है कि संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? वही प्रश्न दोबारा पूछ रहा है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है केंद्रीय गृह मंत्री, दूसरा है संसद, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है प्रधानमंत्री। तो संघ लोक सेवा आयोग यानी संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है वह आपको बताना है, और मैंने आपको कई बार बताया है इसका जवाब। इसका करेक्ट आंसर क्या है? राष्ट्रपति। सी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। राष्ट्रपति ही संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या कह लीजिए उनके अन्य सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। कौन? राष्ट्रपति ही करता है। और जो राज्य के लोक सेवा आयोग होते हैं उनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। यहाँ देखिए आपका 8वां प्रश्न आ गया। 8वां प्रश्न हम देखते हैं, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? मैंने आपको पहले भी कई व्याख्याओं में बताया है कि एक अध्यक्ष होता है
और 10 अन्य सदस्य होते हैं। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि जो संघ की लोक सेवा आयोग है उसमें कितने अध्यक्ष सहित अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 15 सदस्य, दूसरा है 11, तीसरा है 10 और चौथा है 5 सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 1 और 10 मिलाकर कितने होंगे आपके? 1 और 10 मिलाकर आपके होते हैं 11। तो 11 सदस्य आपके जो है भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में होते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 11 सदस्य जो है आपके भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में है। यहाँ देखिए उसकी व्याख्या दी गई है। व्याख्या क्या कह रहा है? संविधान में यानी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या नियत नहीं है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, तो उसमें जो यूपीएससी है, जो संघ लोक सेवा आयोग है, उसके मेंबर्स की संख्या निर्धारित नहीं की गई है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें संविधान के अनुच्छेद 318 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा अवधारित की जाती हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग में आपके यूपीएससी में कितने सदस्य की संख्या होगी और उनकी सेवा शर्तें किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं? तो अगर आपसे कोई पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, तो आप बताएंगे अनुच्छेद 318 के अंतर्गत। यहाँ से एक प्रश्न बनता है। और किसके अंतर्गत अवधारित की जाती है, तो आप बताएंगे भारत के राष्ट्रपति के अंतर्गत जो है संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्यों की संख्या एवं उनकी सेवा शर्तें निर्धारित की जाती हैं अनुच्छेद 318 के तहत। फिर यहाँ देखिए सामान्यतः संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं। तो इसमें बोल रहा है नॉर्मली सामान्यतः जो है कितने अध्यक्ष को मिलाकर 9 से 11 सदस्य जो है संघ लोक सेवा आयोग में होते हैं। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग में जो आपकी यूपीएससी है, संघ लोक सेवा आयोग, उसमें अध्यक्ष सहित यानी अध्यक्ष को मिलाकर कुल 9 सदस्य हैं। कितने? 9 सदस्य। यहाँ देखिए आपका 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित होती हैं। तो जो अखिल भारतीय सेवाओं के जो सदस्य होती हैं तो उनकी सेवा शर्तें किनके द्वारा निर्धारित की जाती हैं वह आपको बताना है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, दूसरा है भारत के संविधान द्वारा, तीसरा है भारतीय संसद द्वारा और चौथा है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा। तो अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित होती हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। भारतीय संसद द्वारा जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके सदस्यों की सेवा शर्तें निर्धारित होती हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, भारतीय संसद द्वारा। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या क्या कह रही है कि अनुच्छेद 312(1) के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण भारतीय संसद करती है। संसद ने इस शक्ति के आधार पर अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 बनाया था। तो जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं उनके सदस्यों की सेवा शर्तें जो हैं अनुच्छेद 312(1) के तहत निर्धारित होती है। और किनके द्वारा निर्धारित होती है? भारतीय संसद यानी इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा निर्धारित की जाती है अखिल भारतीय सेवाओं की सदस्यों की सेवा शर्तें। और इसी शक्ति के आधार पर संसद ने अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 बनाया था। अनुच्छेद 312 के खंड 1 के अनुसार अनुच्छेद 312 के खंड 1 के अनुसार यदि राज्य सभा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि संसद संघ या राज्य के लिए सम्मिलित एक या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के, इसमें न्यायिक सेवाएं भी शामिल हैं, के लिए सृजन का उपबंध करे तो संसद इन सेवाओं का उपबंध कर सकती है और उनके भर्ती के नियम तथा सेवा की शर्तें भी निर्धारित कर सकती है। तो यह काम किसके द्वारा किया जाता है? राज्यसभा द्वारा। अगर राज्यसभा जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 312 के खंड 1 के अनुसार राज्यसभा जितने भी प्रेजेंट हों, उनके मेंबर्स उपस्थित हों
और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की कितनी बहुमत हो, 2/3 बहुमत से अगर यह प्रस्ताव पारित कर दे कि जो संसद है वह संघ, सेंट्रल और राज्य यानी स्टेट के लिए सम्मिलित एक या अधिक, एक से अधिक भी हो सकता है या एक हो सकता है, अखिल भारतीय सेवाओं के जिसमें न्यायिक सेवाएं भी शामिल हैं के लिए सृजन का उपबंध करे, तो संसद जो है इन सेवाओं का उपबंध कर सकती है और उनके भर्ती के जो भी नियम और सेवा शर्तें होती हैं उनका भी निर्धारण कर सकती है। यहाँ देखिए आपका 10वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि एक नई अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है, तो जो किसके द्वारा 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संविधान में एक संशोधन द्वारा अखिल भारतीय सेवा गठित की जा सकती है, या फिर एक कार्यकारी आदेश द्वारा, या फिर एक समिति द्वारा, या फिर संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक प्रस्ताव के द्वारा। तो मैंने अभी आपको ऊपर की व्याख्या में समझाया, आप सभी को इसका जवाब पता होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत एक प्रस्ताव के द्वारा जो कि राज्यसभा में पारित होता है 2/3 के बहुमत से उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों में से। यहाँ देखिए उसकी व्याख्या दी गई है, व्याख्या को हम देख लेते हैं। अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 312 में उल्लेखित है। यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि अखिल भारतीय सेवाएं जो हैं, अखिल भारतीय सेवाओं के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है, तो आप बताइएंगे संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किया गया है। यदि राज्यसभा में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कितने 2/3 सदस्यों, कितने 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित प्रस्ताव में घोषित किया है कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक है, अगर वह जो है घोषित कर दे, मतदान करते दे 2/3 सदस्यों द्वारा यह समर्थित प्रस्ताव में कि राष्ट्रीय हित के लिए यह आवश्यक है, तो संसद यानी पार्लियामेंट एक या फिर एक से अधिक भी अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का उपबंध कर सकेगी। यहाँ देखिए आपका 11वां प्रश्न आ गया। 11वां प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत में कुछ लोक सेवाओं और उनके प्रशिक्षण केंद्रों को नीचे दिए गया है, उनको ठीक ठीक जोड़िए। तो कुछ लोक सेवाएं दिए गए हैं और उनके प्रशिक्षण केंद्रों को नीचे दिया गया है, उनको ठीक ठीक जोड़ना है। यहाँ देखिए पहला क्या है, भारतीय प्रशासनिक सेवा, दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा, तीसरा है भारतीय रेल सेवा प्रथम श्रेणी और चौथा है आयकर सेवा। फिर यहाँ देखिए 4 दिए गए, पहला है केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज माउंट आबू, फिर राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी, फिर तीसरा है प्रशिक्षण स्कूल नागपुर और चौथा है स्टाफ कॉलेज बड़ौदा। तो इन दोनों को सही सही मिलान करना है और यहाँ आपके कूट दिए गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ए का क्या होगा, ए का होगा 2, बी का क्या होगा 1, सी का क्या होगा आपका, सी का आपका होगा 4 और डी का होगा आपका 3। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा कहाँ पर होती है, मसूरी में। भारतीय पुलिस सेवा कहाँ पर है, केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज माउंट आबू। ऐसे ऐसे यह बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दी गई है, उसको देख सकते हैं आप। व्याख्या में क्या दिया है कि उपर्युक्त प्रश्न का विकल्प डी सही उत्तर है। विभिन्न लोक सेवाओं और उनके जो प्रशिक्षण केंद्र से आप समझ रहे हैं ना, ट्रेनिंग सेंटर जिसे कहते हैं, उनका सही सुमेलन देखिए निम्नवत है। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है आपकी, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का कहाँ पर है, राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में है। फिर यहाँ देखिए भारतीय पुलिस सेवा का कहाँ पर है, केंद्रीय प्रशिक्षण कॉलेज माउंट आबू में है। भारतीय रेल सेवा प्रथम श्रेणी का कहाँ पर है, स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है। और जो आयकर सेवा है आपका, उसका प्रशिक्षण स्कूल नागपुर में है, इनका जो है प्रशिक्षण केंद्र। आशा करती हूँ कि आप इसको जो है आई होप आप सब याद रखेंगे। और यहाँ देखिए 12वां प्रश्न क्या है, भारत में लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति की सर्वोत्तम अनुशंसा की गई थी। तो यहाँ आपके 4 ऑप्शन है, एप्लीबी प्रतिवेदन में, गोरवाला प्रतिवेदन में, प्रशासनिक सुधार आयोग ARC प्रतिवेदन में और चौथा है कोठारी प्रतिवेदन में। तो लोक सेवाओं में भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा पद्धति का सर्वप्रथम अनुशंसा कब किया गया था, तो किसके प्रतिवेदन में, डी, कोठारी प्रतिवेदन में। डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है, इसमें ही यह प्रथम बार अनुशंसा की गई थी, सर्वप्रथम। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दी गई, व्याख्या में क्या है, लोक सेवाओं में भर्ती की नीति एवं
चयन प्रक्रिया पद्धति पर। लोक सेवा जो आपकी होती है ना, उसमें जो भर्ती की नीति हो चाहे चयन प्रक्रिया हो, उसकी पद्धति पर विचार करने तथा सुझाव देने हेतु डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा तथा प्रशिक्षण के समय परीक्षा कराने का सुझाव दिया था। तो डी.एस. कोठारी की अध्यक्षता में इन्होंने क्या सुझाव दिया था कि एक प्रारंभिक परीक्षा हो, एक मुख्य परीक्षा तथा प्रशिक्षण के समय भी परीक्षा कराने का एडवाइस दिया था। लोक सेवा में भर्ती के लिए या एडवाइस था। यहाँ देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए, उनको भी हम देख लेते हैं। पहला आपका क्या है कि वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग 1926 ईस्वी में स्थापित किया गया। तो इसमें क्या दिए गए बच्चों कि जो वर्ष 1919 है उसमें जो भारत शासन अधिनियम थी उसके अंतर्गत पहली बार लोक सेवा आयोग का कब स्थापित किया गया। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, प्रथम बार कब भारत में स्थापित किया गया, तो आप बताएंगे 1926 ईस्वी में प्रथम बार स्थापित किया गया। फिर यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, 1935 के अधिनियम द्वारा इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया। अगर आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछ दे कि किस अधिनियम के द्वारा जो है लोक सेवा आयोग का नाम संघीय लोक सेवा आयोग रख दिया गया, तो आप बताएंगे 1935 के अधिनियम द्वारा इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग रखा गया। यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है। फिर यहाँ देखिए लास्ट पॉइंट आपका क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और साथ ही साथ राज्यों के लिए भी लोक सेवा आयोग के गठन का क्या किया गया, प्रावधान किया गया है। फिर यहाँ देखिए आपका 13वां प्रश्न आ गया। 13वां प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः किस प्रकार हुआ। तो भारत में यानी इंडिया में आपकी संघ लोक सेवा आयोग जो आपकी है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस प्रकार हुआ है वह आपको बताना है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है संवैधानिक संशोधन और उच्च शिक्षा आयोग द्वारा, दूसरा है संवैधानिक संशोधन और 42वीं अनुसूची द्वारा, तीसरा है संविधान और अधिनियम विधि द्वारा और चौथा है संविधान और प्रदत्त विधायन द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है आपका, संविधान और अधिनियम विधि द्वारा। संविधान और अधिनियम विधि द्वारा भारत में लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः इस प्रकार हुआ, संविधान और विधि अधिनियम द्वारा। यहाँ देखिए भारत में संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन क्रमशः संविधान और अधिनियम द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन और विधि अधिनियम द्वारा आपका संघ लोक सेवा आयोग और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन हुआ है। संघ लोक सेवा आयोग का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत, तो जो आपका संघ लोक सेवा का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 315 के तहत, तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1856 के तहत किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग का गठन तो आपका अनुच्छेद 315 के तहत किया गया है भारतीय संविधान के, लेकिन जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसका गठन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस प्रकार किया गया है, तो आप बताएंगे किस अधिनियम द्वारा किया गया है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 द्वारा किया गया है, जिसे सितंबर 1958 में संशोधित भी किया गया। कब संशोधित किया गया? 20 दिसंबर 1985 को संशोधित भी किया गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 को। यहाँ देखिए बच्चों आपका 14वां प्रश्न क्या है कि भारत में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो जो वार्षिक प्रतिवेदन है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है वह आपको बताना है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा है मुख्य न्यायाधीश, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है महान्यायवादी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर है बच्चों सी,
सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। राष्ट्रपति के समक्ष जो है भारत के संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दी गई है, जिसको हम चलिए पढ़ लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 323(1) के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन आयोग द्वारा किए गए कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यह भी याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 323(1) के तहत। इसके अनुसार जो संघ लोक सेवा आयोग है, वार्षिक प्रतिवेदन से आपका मतलब क्या है कि आयोग द्वारा जितने भी एक वर्ष में कार्य किए गए हैं तो उसकी वार्षिक रिपोर्ट बनाकर जो राष्ट्रपति हैं, कौन, भारत के राष्ट्रपति, उनके समक्ष जो है संघ लोक सेवा आयोग प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति इस प्रतिवेदन को, तो जो यह प्रतिवेदन है संघ लोक सेवा आयोग द्वारा राष्ट्रपति को दिया जाता है, संसद के समक्ष रखता है। किसके, पार्लियामेंट के समक्ष जो है यह प्रतिवेदन रखता है। राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं, और वहीं जो राज्य के लोक सेवा आयोग हैं, आपके राज्य के जो लोक सेवा आयोग हैं, वो वार्षिक प्रतिवेदन जो है आपको राष्ट्रपति के समक्ष ना, राज्यपाल, जो उस राज्य का राज्यपाल होगा, तो राज्य के लोक सेवा आयोग उनके सामने वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं, और ऐसे प्रतिवेदन राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समक्ष रखवाए जाते हैं। और जब राष्ट्रपति को वार्षिक प्रतिवेदन मिलता है तो वह संसद के समक्ष रखता है, लेकिन जब राज्यपाल को जो है जब मिलता है तो वह विधानमंडल के समक्ष जो है यह प्रतिवेदन रखता है, जो राज्य के लोक सेवा आयोग द्वारा दिया जाता है। अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 323(2) के अंतर्गत यह आता है। आइए चलिए हम अपने 15वें प्रश्न को और यही हमारा लास्ट प्रश्न भी है, उसको देख लेते हैं। हमारा 15वां प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सा तथ्य संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो सदस्य हैं, मेंबर्स होते हैं, उनके संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है वह आपको बताना है, ना कि सही बताना है। कौन सा गलत है वह आपको बताना है। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए। पहला है कि वे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। दूसरा है उनकी नियुक्ति 6 वर्ष या जब तक वे 65 वर्ष के हो, जो भी पहले हो, के लिए होती है। वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। और डी है वे निष्पक्ष होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी लोग जानते हैं, जब इतनी ये लास्ट प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, सी वे प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है और आपको सत्य नहीं ही बताना था। पहली बात तो वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं, यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। और 6 वर्ष ये जब तक के 65 वर्ष के हों तब तक वो अपने पद पर रह सकते हैं, और तथा वे निष्पक्ष होते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ, सी। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या क्या है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो आपके जो संघ लोक सेवा आयोग है, उनके जो सदस्य होते हैं या फिर उनके अध्यक्ष कह लीजिए, उनकी नियुक्ति मैंने आपको ऊपर कई बार बताया कि इनके द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है 6 वर्ष या जब तक 65 वर्ष की आयु के हो, जो भी पहले हो, पद पर बने रहते हैं। तो जो संघ लोक सेवा आयोग है वह अपने पद पर 6 वर्ष की अवधि तक या जब तक वह 65 वर्ष की आयु तक के हों, उस या जो भी पहले हो, पद पर अपने बने रह सकते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान निष्पक्षता से कार्य करने हेतु वे कर्तव्यबद्ध होते हैं, और जो भी उनका कार्यकाल होता है उस कार्यकाल के दौरान निष्पक्षता से कार्य करने के लिए वे कर्तव्यबद्ध होते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि कथन 3 क्या है, असत्य है। तो यहाँ पर देखिए आपके 15 प्रश्न पूरे समाप्त होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बन सकते थे घटना चक्र की बुक से, वह सभी मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। अगर कोई भी आपको डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में आकर बोल सकते हैं या अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू वेरी मच।